वेलकम टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने मेंसुरेशन के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। पहला तो मेंसुरेशन में आप नॉर्मल कंडीशन देखा, आपने सर्कल पढ़ा, उसके बाद सिलेंडर पढ़ा, फिर लास्ट टाइम में आपने कोन पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, जिसे आप कहेंगे चतुर्भुज। हिंदी में अगर इसके नाम की व्याख्या करें तो आप कहेंगे ये हो गया चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए इसके पूरे पार्टीशन है, फिर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, उसके बाद आपका सिलेबस दाएं की तरफ प्रोग्रेस हो जाएगा। इक्का दुक्का टॉपिक बचेंगे 1-2 वीडियो में, वो भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार क्वाड्रिलेटरल पढ़ लीजिए पूरी प्रॉपर्टीज के साथ, उसके बाद आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। तो 2 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपका सिलेबस लगभग 99% रिकवर है। इक्का दुक्का पार्टीशन बचते हैं, वो हम 1-2 जो है पार्टीशन भी देख लेंगे। चलिए, तो नाम से ही स्पष्ट है, चतुर मतलब 4। देखिए इसको अगर आप अलग करें तो आप लिखेंगे चतुर और ये हो गया भुज। ठीक है, चतुर और ये हो गया भुज। चतुर मतलब हो गया 4 और भुज मतलब भुजाएं या फिर बीमाएं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ऐसी आकृति जो 4 भुजा वाली हो, हम उसे कहेंगे वह क्वाड्रिलेटरल है या फिर चतुर्भुज है। अब सवाल होता है कि 4 भुजा वाली तो बहुत सी आकृतियां हैं, क्या सारी आकृतियां चतुर्भुज हैं? बिल्कुल है। आप कह सकते हैं कि सारी आकृतियां जो आपकी होंगी वो क्या होंगी? चतुर्भुज होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने डेफिनेशन समझ दिया, चतुर्भुज किससे कहेंगे? ऐसी आकृति जो 4 भुजाएं रखती है उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। और अगर चतुर्भुज है, अगर कोई जो है बंद शेप है, क्लोज्ड पैथ है, तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से इनके चारों कोणों का मान कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? ये तो गई नॉर्मल कंडीशन। बात आती है कि भला किस किस शेप के चतुर्भुज हो सकते हैं। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक चतुर्भुज तो ये हो गया आपका, एक चतुर्भुज थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, एक चतुर्भुज कुछ इस टाइप का हो गया, एक चतुर्भुज कुछ इस टाइप का हो गया, एक चतुर्भुज कुछ मैंने कहा इस टाइप का हो गया, एक चतुर्भुज आपने देखा होगा फिगर में, तो आप कहते हैं कि इस टाइप का हो गया। देखिए जितने 4 भुजाओं वाली आकृतियां हैं, सब की सब आप कहेंगे क्या है? वो एक चतुर्भुज है। और इसमें से जितने भी फिगर हैं, प्रत्येक फिगर का मान 360 अंश के बराबर। ठीक है, फिर से मैंने कहा कि ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, सारे चतुर्भुज हैं। क्यों चतुर्भुज हैं? कि एवरी फिगर हैविंग 4 डायमेंशंस। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें जो प्रत्येक चित्र है या फिर प्रत्येक जो है फिगर है, उसमें उसके पास 4 भुजाएं हैं। और चतुर्भुज क्या कहता है कि कि वो क्या कहलाएगा? जिसके पास 4 डायमेंशंस, वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा सवाल जरूर आएगा क्वेश्चन को लेकर के, कैसे? मैंने कहा कि मैं एक फिगर रन कराता हूं यहाँ पे। देखिए किस तरीके से मैंने कहा कि मैंने फिगर बनाया, ऐसे फिगर बनाया और यहां तक कर दिया। क्या यह एक चतुर्भुज है? तो भुजा जरूर ये, लेकिन ये कर्व्ड सरफेस में है और चतुर्भुज के लिए नेसेसरी कंडीशन है स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि है तो इसमें भी 4 ही भुजाएं, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक सरफेस कर्व्ड सरफेस है और चतुर्भुज के नेसेसरी कंडीशन में स्ट्रेट लाइन का फंडामेंटल बिल्कुल अलग है। मतलब क्या होनी चाहिए? इसमें जितनी भी बीमाएं रहेंगी, जितनी भी भुजाएं रहेंगी, वो एक सीधी रेखा से ही बननी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी जाती है चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में। इसका मतलब है अगर सर्कल का पार्टीशन हुआ, सेमी सर्कल का पार्टीशन हुआ, सेक्टर का पार्टीशन हुआ, इन तीनों ही पार्टीशन में वो चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को नहीं दर्शाएगा। देखिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये सारे फंडामेंटल पूछे जाते हैं, इसीलिए आवश्यकता पड़ती है आपको ये सारी चीजें सिखाने के लिए कि अगर 3 भुजा है, चौथी भुजा मैंने कर्व्ड सरफेस में बना दिया, तो क्या एक चतुर्भुज है? हाँ, चतुर्भुज का डेफिनेशन जरूर है कि अगर कोई भी फिगर, कोई भी चित्र अगर 4 भुजा रख रहा है तो उस कंडीशन में वो चतुर्भुज होगा। बट यहाँ पे मैंने देखा कि 1, 2, 3 स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक पार्टीशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये चतुर्भुज नहीं है। सही है? और चतुर्भुज से घिरी जितनी भी आकृतियां होंगी, उन सभी आकृतियों के अगर हम कोणों के मान की बात करें, वो 360 अंश के बराबर होगा। ना उससे ज्यादा हो सकता है, ना उससे कम। किस कंडीशन में? अगर वो चतुर्भुज है तो। ठीक है,
अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि चतुर्भुज कितने प्रकार के। तो अगर हम मोस्टली बात करें प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो आप कहेंगे चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो चतुर्भुज मुख्यतः 5 प्रकार के। चतुर्भुज मुख्यतः 5 प्रकार के। पहला पार्ट मेरे हिसाब से यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं विजिबिलिटी में। पहला चतुर्भुज आपका है वर्ग, जिसे आप कहते हैं स्क्वायर। देखिए चार्ट इसलिए बना देते हैं कि आपका फंडा क्लियर रहे, आप फंसे ना उसमें। दूसरा आप कहेंगे रेक्टेंगल। दूसरा क्या है? रेक्टेंगल, जिसे आप क्या कहेंगे? आयत। तीसरा आपका क्या है? आप इसे तीसरा कहेंगे, देखिए हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आपका है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इंग्लिश अगर इसकी बात करें तो आप कहेंगे पैरेललोग्राम। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। और अगर हम 5वें पार्टीशन की बात करें तो आप इसे कहेंगे रोम्बस। क्या कहेंगे? रोम्बस, जिसे आप कहते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ठीक है। और लास्ट में एक और इसमें आता है जिसे हम कहते हैं समलंब। क्या कहेंगे इसे? हम कहेंगे समलंब क्या? चतुर्भुज, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी इसकी टफ है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इन 5 पार्टीशन में मुख्यतः क्वाड्रिलेटरल को, चतुर्भुज को बांटा गया है। पहला आपने क्या कहा? पहला वर्ग है। दूसरा क्या है? रेक्टेंगल है। तीसरा क्या है? पैरेललोग्राम है। चौथा क्या है? रोम्बस है। और 5वां क्या है? ट्रेपेजियम, या फिर आप जिसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। बड़े ही आसान शब्दों में हमने पूरे क्लासिफिकेशन कर दिए हैं, ठीक है। हम इसके प्रॉपर्टीज समझेंगे, इसके फार्मूले इन्वेंशन करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम प्रत्येक स्टेप पर इसके न्यूमेरिकल पार्टीशन देखेंगे। क्लियर है? तो आप कहेंगे कि अगर हम जो है चतुर्भुज को उसके क्लासिफिकेशन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। देखिए मुख्यतः 5 भागों में, और कितने भाग हो सकते हैं पता नहीं कितने हो सकते हैं, आइडिया नहीं, आप बनाते जाएंगे बनता जाएगा, लेकिन मुख्यतः यही है ना। तो आप कहेंगे कि पहला है वर्ग, जिसे स्क्वायर कहेंगे। दूसरा रेक्टेंगल है, आयत कहेंगे। पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज कहेंगे। और रोम्बस को समचतुर्भुज कहेंगे। और ट्रेपेजियम को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। स्पेलिंग देखिए TRAPEZIUM, ठीक है। प्रॉपर्टी समझते हैं इसके 1 बाय 1। मेरे हिसाब से दिक्कत आपको नहीं। देखिए वर्ग की बात कर लें, स्क्वायर को आपने बनाया, प्रॉपर्टीज देखते चलेंगे क्या है। प्रॉपर्टीज में आप कहेंगे कि वर्ग के प्रत्येक कोण, एवरी एंगल, प्रत्येक कोण जो होगा वो फिक्स है 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण 90 अंश का होने का मतलब है ये वाला पार्टीशन एंगल, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, सही। और इसकी जो भुजाएं होंगी, इसकी जो भुजाएं होंगी वो प्रत्येक भुजा बराबर होगी। प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ये वर्ग का कंडीशन है। कौन कौन सा? कि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे और इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी, सही। ये तो हो गया प्रॉपर्टीज जो है आपने देखा स्क्वायर की, तो यहां दिक्कत नहीं। बात करते हैं रेक्टेंगल की। आपने रेक्टेंगल बनाया ऐसे, ठीक है। यहां भी आप लिखेंगे इसके जो प्रत्येक कोण होंगे नो डाउट 90 डिग्री की, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होगी। आप लिखेंगे इसकी आमने सामने की भुजा, इसकी आमने सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। इसकी जो आमने सामने की भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, ठीक है। देखिए प्रत्येक कोण इसमें 90 अंश का, आपने प्रत्येक कोण को 90 अंश दिखा दिया और आपने कहा इसके आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके। प्रॉपर्टी समझिएगा, अगर प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हुए तो फार्मूला इन्वेंशन करना दूर की बात है आपके लिए, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज हम समझाते चल रहे हैं। पैरेललोग्राम में मामला फंसता है। देखिए पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे। फिगर अगर हम देखें पैरेललोग्राम का, तो मैंने कहा पैरेललोग्राम का फिगर बिल्कुल ऐसे,
ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कि कोई भी कोण, पैरेललोग्राम में कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अभी आप फंसेंगे थोड़ा सा कि समानांतर चतुर्भुज रेक्टेंगल में क्या अंतर है, लेकिन एक्चुअल जो फार्मूला है आप ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम 90 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन आयत की कंडीशन में ये वहां फुलफिल नहीं होगा। अभी दोनों में पहले बार प्रॉपर्टी देख ले, फिर हम आपको समझाएंगे कोरिलेट करके। ठीक है। जनरल तो ये कोण 90 अंश का नहीं होगा पैरेललोग्राम में, लेकिन अभी आयत को आप कंपेयर करके चले तो देखिए दूसरा इसमें जो है कंडीशन क्या आता है। दूसरा कंडीशन ये आता है कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। देखिए दोनों में अंतर क्या आया कि यहाँ पे कोण 90 अंश का प्रत्येक होगा और आमने सामने की भुजा बराबर होगी, लेकिन यहाँ देखिए कोण 90 अंश का नहीं होना चाहिए, या फिर इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको होने वाली। लेकिन ये है कि आमने सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी। समानांतर का मतलब क्या है, अगर इन दोनों भुजाओं को हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये दोनों ही भुजाएं एक दूसरे को आपस में कहीं भी कैंसिल आउट नहीं करेगी। क्लियर है, मतलब ये दोनों भुजाओं को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये दोनों भुजा आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी, या फिर इस दोनों को भुजा को आगे बढ़ाएं, ये दोनों भुजाएं, तो ये दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे को कहीं परिच्छेद नहीं करेंगी। तो जब भी दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं तो उसे हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे की क्या है, समान अंतर पर है। सही। अब आपके दिमाग में ये सवाल खटकता होगा कि क्या एक आयत समांतर चतुर्भुज है, क्या एक समानांतर चतुर्भुज आयत है? नहीं। देखिए समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होने चाहिए, जो कि है नहीं। लेकिन एक आयत समानांतर चतुर्भुज होता है किस कंडीशन में, अगर मैं इसे हटा दूं थोड़ी देर के लिए, कोण 90 अंश नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। देखिए इसकी ये भुजा समानांतर और फिर ऊपर वाली भुजा समानांतर। तो आप ये कह सकते हैं कि एक आयत एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन एक समानांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकता। तो जब आयत का कंसिडरेशन करेंगे तो वहां पे आप 90 डिग्री कंसिडर करेंगे। क्लियर है। और जब अनदर फंक्शन की बात आएगी तो वहां पे आप 90 डिग्री कंसिडर नहीं करेंगे। सही है। ये थोड़ा सा जो है समझ का विषय है, इस चीज को लेके परेशान मत होइएगा। ये लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए लिखा दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम का मैंने फिगर इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाया कि कोण 90 अंश का नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन एक समानांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकता। सही। चलिए अगली प्रॉपर्टीज पे आते हैं, रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस का मतलब है समचतुर्भुज। नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, चतुर मतलब चार, भुज माने भुजाएं, कि ऐसी आकृति ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो वो समचतुर्भुज कहलाएगा। तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, मतलब समचतुर्भुज और वर्ग में फिर अंतर क्या आ गया, है ना। मजेदार टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा। कोरिलेट करने में चीजें फंसते हैं बच्चे, ये कोई आम बात नहीं, आप भी फंसेंगे। एक बार आप जब पूरा पढ़ लेंगे फिर आपसे जब क्वेश्चन इसके बारे में पुट अप होगा, नो डाउट आप भी वहां फंसने वाले हैं। सही। चलिए तो मैंने कहा कि अगर मैं समचतुर्भुज की बात, जाहिर सी बात है, आप देखिए आयत से पैरेललोग्राम डिफरेंस बना, इसका मतलब आपको वर्ग से डिफरेंस समचतुर्भुज बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाया मैंने कहा कि अगर मैं इस पार्टीशन की बात करूं, देखिए मैंने थोड़ा सा टिल्ड कर दिया, बट यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज पे आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर दोनों होती हैं। फिर से यहाँ देखिए आपने क्या लिखा, आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर भी। ठीक है, समानांतर और बराबर भी। लेकिन समचतुर्भुज में आप देखिए, आप कहेंगे समचतुर्भुज में कि ये देखिए ऐसा टिक इसलिए लगाया जाता है कि इसका मतलब है इसी माप का ये है, ये है, ये। तो इससे क्या टिक लगा कि सारे जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है, समानांतर नहीं, वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ऐसी आकृति को आप क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। दूसरा फिगर इसका कैसे बनता है, देखिए ऐसे दूसरा अगर फिगर हम बनाए तो मैं कहूंगा ये पार्टीशन आपका, मैंने फिर से इसमें डॉटेड लाइन कर दिया समझने के लिए आपके, यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके हम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा,
तो आपके दिमाग में जरूर थोड़ा सा इस चीज को लेकर के संशय है कि क्या ऊपर वाला समचतुर्भुज है या फिर नीचे वाला समचतुर्भुज है। सवाल आया कि नहीं आपके दिमाग में? मैंने कहा ऊपर वाला भी समचतुर्भुज है, नीचे वाला भी समचतुर्भुज है। इसका मतलब मैंने कहा ऊपर वाला भी समचतुर्भुज और नीचे वाला भी समचतुर्भुज, लेकिन अंतर क्या है? आप ये कह सकते हैं अगर अंतर की बात करें तो इसकी जो विकर्णों की लंबाई होगी वह डिफरेंट होगी। इसके विकर्णों की जो लंबाई होगी वो आपस में डिफरेंट होगी। अगर इसके विकर्ण आप देख रहे हैं, विकर्ण का मतलब है कि ऐसी भुजाओं को आपस में मिला दिए विकर्ण हो गए। इसका मतलब है कि इसमें आप लिख सकते हैं भुजाएं तो बराबर होंगी, भुजा क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन विकर्ण जो होंगे, क्या विकर्ण जो होंगे वह असमान होंगे। विकर्ण क्या होंगे? असमान होंगे। सही है। अब आपके दिमाग में देखिए आइडिया थोड़ा सा आएगा। कैसे आएगा? कि क्या एक वर्ग समचतुर्भुज है? एक कंडीशन में तो है। किस कंडीशन में? क्योंकि समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन चूंकि समचतुर्भुज में विकर्ण डिफरेंट होंगे, विकर्ण अलग अलग होंगे, इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि एक कंडीशन में वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है लेकिन एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। क्योंकि वर्ग की कंडीशन में चारों भुजाएं बराबर होने चाहिए, प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, और अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो नो डाउट उस फिगर के विकर्ण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जैसा जो कि समचतुर्भुज में होता हुआ नहीं दिख रहा। सही है। चलिए, मेरे हिसाब से इसमें फंडा क्लियर हो गया होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक वर्ग समचतुर्भुज होने के कंडीशन पर खरा तो उतर रहा है कुछ कंडीशन में, लेकिन एक समचतुर्भुज वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर? कभी कभी पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला लास्ट जो है समलंब चतुर्भुज। तो इसको देख लेते हैं फिगर कैसे बनाएंगे। ये देखिए फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, या फिर फिगर आप ऐसे बना दी, या फिर आप इस फिगर को उल्टा बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या तो है नहीं। क्लियर है सारे? देख लीजिए इसे। क्लियर है स्क्रीन पे? ठीक। आपने देखा कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। मैंने कहा समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी केवल एक जो समानांतर भुजा रहेगी, एक जोड़ा जो समानांतर भुजाएं हैं वह आपस में समान होंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके कोई एक पेयर भुजाएं आपस में समानांतर होंगी। फिर से मैंने क्या कहा कि समलंब चतुर्भुज में किसी एक पेयर की, मतलब अगर इसकी ये भुजा समानांतर है तो ये भी भुजा समानांतर होगी। लेकिन अगर समलंब चतुर्भुज आप बना रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आधार के बराबर वाली जो भुजा होगी वह आधार के समानांतर होगी। आधार की जो भुजा पैरेलल होगी वह भुजा समानांतर होगी। ये किसका कंडीशन है? समलंब चतुर्भुज का कंडीशन है। और ये थोड़ा सा टफ है, समझते हैं। मैंने क्या कहा कि ये आधार का जो पार्टीशन होगा, आधार की जो भुजा होगी वह क्या होगी? आधार की भुजा समांतर होगी। आधार की भुजा क्या होगी? समांतर होगी। आधार की भुजा समानांतर होगी किसी एक अन्य भुजा की, किसी एक अन्य भुजा की। ये थोड़ा सा टफ है इसका कैलकुलेशन, लेकिन इस चीज को लेकर आप परेशान ना हो। मैंने कहा ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें केवल एक युग्म जोड़ा ही समानांतर होगा, एक युग्म ही समानांतर होगा। आप ये भूल जाइए आधार की भुजा, ये थोड़ा सा टफ हो जा रहा है आपके लिए। आप कहेंगे एक जोड़ा, एक युग्म, क्या लिखेंगे? एक युग्म क्या होगा? समांतर होगा। एक युग्म क्या होगा? समांतर होगा। देखिए ये इसके समानांतर है, ये इसके समांतर, लेकिन ये दोनों आपस में समानांतर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये देखिए यहाँ बढ़ाया और इसको यहाँ बढ़ाया, तो आपने देखा ये आपस में मिल गई है ना। तो पीछे बढ़ाने पर या आगे बढ़ाने पर चीजें मिलनी नहीं चाहिए दोनों कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे पीछे बढ़ाने पर चीजें मिल जा रही हैं। इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के समानांतर नहीं है। लेकिन अगर इस भुजा को आप पीछे बढ़ाएं सीधे, इस भुजा को पीछे बढ़ाएं सीधे, तो दोनों भुजा सीधे होकर के जाएगी, तो उस कंडीशन में ये अनंत तक एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगी। सही है।
इसका मतलब है कि ट्रेपेजियम में या फिर आप कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज में कोई एक युग्म क्या होगा, समांतर होगा, बाकी दो जो भुजाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि इस चतुर्भुज के 5 प्रॉपर्टी थे, वर्ग था, आयत था, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। आपने कहा कि वर्ग में प्रत्येक कोण बराबर होगा और प्रत्येक भुजा बराबर होगी। आयत में आपने कहा कोण प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होगी। पैरेललोग्राम में आपने समांतर चतुर्भुज में कहा कि कोण 90 अंश के नहीं हो सकते लेकिन आयत की कंडीशन में हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कोण 90 अंश का नहीं होना चाहिए, लेकिन आमने सामने की जितनी भी भुजाएं हैं, तो आमने सामने के 2 पेयर बनेंगे। यहाँ देखिए, इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये, लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। या ये समचतुर्भुज में आप क्या कहेंगे कि अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगी, इसलिए मैंने लिखा है विकर्ण क्या होंगे, असमान होंगे, समान नहीं होंगे। समलंब क्या है, ट्रेपेजियम क्या है, आप कहेंगे इसमें से कोई एक युग्म समानांतर होगा, वो चाहे ऊपर वाला हो सकता है चाहे नीचे वाला हो, डिपेंड करता है फिगर कैसे बनाएगा। तो कोई एक युग्म समानांतर होगा तो ऐसी आकृति को आप क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। सही है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये इसके 5 पार्ट है, सबसे अहम है। अब बात आती है, हम इसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पार्टीशन इसकी। ठीक है, तो पहला आपने पार्टीशन स्क्वायर का किया है, तो पहले हम स्क्वायर लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, पैरेललोग्राम लेंगे, रोम्बस लेंगे और लास्ट में हम ट्रेपेजियम पार्टीशन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आपको बुक से वो फंडा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम न्यूमेरिकल पार्टीशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसमें से हम एक एक पार्टीशन उठाएंगे, उसका फार्मूला देखेंगे और उसके जो है 4-5 न्यूमेरिकल हम आपसे सॉल्व करेंगे। आइए, स्क्वायर है, वर्ग है, तो आपने सबसे पहले वर्ग बनाया, ये आपका वर्ग हो गया। प्रॉपर्टी क्या है वर्ग की, कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। ये 90 अंश का, ये 90 अंश का, ये 90 अंश का, ये 90 अंश का। ठीक है, मैंने कहा कि मैं अगर भुजा की लंबाई a मानूं तो आप कहा यहाँ भी a, यहाँ भी a, प्रत्येक पार्टीशन में ये मानेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला बनता है वर्ग का क्षेत्रफल, पहला फार्मूला। मजा आएगा, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली। आपने क्या कहा, पहला पार्टीशन हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। सही है, देखिए लंबाई क्या है, यहाँ पे a है, a आपने लिख दिया, चौड़ाई क्या है, a है, ये भी a लिख दिया, गुणा करवाया a इंटू a, क्या वैल्यू आ गई, a स्क्वायर। इसका मतलब एक फार्मूला बन के आया वर्ग का क्षेत्रफल का कि a इंटू a बराबर a स्क्वायर। a का मतलब क्या है भाई, भुजा। a का मतलब क्या है, जो आपकी वैल्यू दी रहेगी वही ये हो जाएगा। पहला फार्मूला तो ये आया कि आपसे पूछा गया कि ये कोई बोर्ड है, आप इसका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि इसकी कुछ लंबाई होगी और इसकी कुछ चौड़ाई होगी। क्या इसकी कुछ ऊंचाई है, अगर ऊंचाई होता तो बोर्ड से बाहर निकला होता, ऊंचाई तो है नहीं। आपने कहा ये चूंकि 2 डायमेंशनल है, देखिए 2 डायमेंशनल जब भी आप जो है बोर्ड पर केवल 2 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल को दिखा नहीं सकते। वो 3 डायमेंशनल अगर हम गोला दिखा रहे हैं तो उसे हम आभासी मानते हैं। तो जब भी 2 डायमेंशनल की बात आएगी तो वहां पे आप केवल लंबाई और चौड़ाई ही निकाल सकते हैं, ऊंचाई नहीं निकाल सकते। कोई ऊंचाई है ही नहीं, बोर्ड की ऊंचाई कुछ है नहीं है, आप इसे लंबाई मानते हैं, इसे चौड़ाई मानते हैं। सही है, दूसरा फार्मूला आता है वर्ग का परिमाप। दूसरा फार्मूला है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, अब परिमाप का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी आकृति जिसे आप चारों तरफ से माप पाए। देखिए चारों तरफ से मापने का क्या अर्थ है, मैंने कहा कि अगर ये वर्ग है तो ये अगर a है, ये a है तो ये भी a, ये भी a। चारों तरफ से मापने का क्या मतलब है कि a प्लस a प्लस a प्लस a बराबर 4 ऑफ a, ये हो गया वर्ग का परिमाप।
सही है। अब हम डायमेंशंस की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, एक बार फार्मूला रिक्रिएट हो जाए। तो एक बार तो आपसे कभी पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो आपने कहा कि भाई ए स्क्वायर, कोई भी चीज हो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए। या देखिए अगर इस फार्मूले को नहीं मेमोराइज कर पा रहे हैं तो आप सीधे इस फार्मूले को मेमोराइज करिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू ए, जहां पे ए इंटू ए बराबर क्या है, ए बराबर है भुजा, ए बराबर क्या है भुजा। दो फार्मूले आ गए। तीसरा फार्मूला क्या है, वर्ग का विकर्ण। तीसरा फार्मूला क्या है, वर्ग का विकर्ण। अब ये मजा आएगा आपको लगाने, कैसे निकालेंगे। मैंने कहा कि अब थोड़े से फिर से फिगर को बना लेते हैं विकर्ण को समझने के लिए। मैंने कहा ये आपका वर्ग है और मैंने यहां से इस पार्टीशन को ऐसे मिला दिया, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। क्या हो गया, ये वर्ग का हो गया विकर्ण, सही है। आपने कहा ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए और प्रत्येक कोण 90 अंश का। तो अगर एक त्रिभुज 90 अंश का कोण दिखाता तो वो कौन सा त्रिभुज हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। आप उससे कहेंगे वह एक समकोण त्रिभुज है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए विकर्ण का मतलब साफ है कि आपसे कर्ण की डिमांड की गई, कर्ण बताइए कैसे निकालेंगे कर्ण। आपने कहा अगर ये कर्ण है तो आप फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। देखिए आधार कितना, लंब कितना है a है तो आप लिखते हैं a का स्क्वायर, आधार कितना है a है आप लिखते हैं a का स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर, एक बार a का स्क्वायर, वैल्यू आई 2 बार a स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आई, कर्ण स्क्वायर की। आपसे क्या पूछा गया, विकर्ण या फिर केवल कर्ण, कर्ण ही विकर्ण है, नाम थोड़ा सा चेंज है। तो अगर मुझे केवल कर्ण चाहिए तो मैंने क्या कहा, ये स्क्वायर अगर इधर जा रहा है तो वैल्यू किस में आएगी, अंडर रूट में 2 ऑफ a स्क्वायर, सही है। अब आपको देखना है क्या वर्गमूल निकल रहा है। तो मैंने कहा a को हम तोड़ सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट में 2 a स्क्वायर को देखिए मैंने क्या लिखा, a इंटू ए। देखिए जोड़ा जिसका बना वो रूट से बाहर, तो आप लिखेंगे कर्ण बराबर a बाहर और बचा क्या 2 किसके अंदर, रूट के अंदर, तो आपने लिखा a रूट 2। तो फार्मूला आपका निकल के आया, वर्ग का विकर्ण बराबर आप लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, a रूट 2। a बराबर क्या है, आपने वहां पे लिखा a बराबर है भुजा, ठीक है। ये हो गए आपके 3 फार्मूले। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, आपने 4 गुणे a कर दिया है, और वर्ग का विकर्ण जो आया वो देखिए a बराबर आपने भुजा माना है तो आप कह सकते हैं भुजा रूट 2 या फिर a रूट 2। क्लियर है। तो 3 फार्मूले ही स्क्वायर से बनते थे, 3 फार्मूले मैंने आपके ले लिए। अब बात आती है न्यूमेरिकल पार्टीशन की। चलिए न्यूमेरिकल पार्टीशन पे आते हैं इसके। पहला क्वेश्चन हमने उठाया कि 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बताइए। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन। आपको फार्मूला पता है तो फार्मूले से लगाइए, फार्मूला नहीं पता है तब भी आप लगाएंगे। कैसे, बिना पहली बार हम बिना फार्मूले के लगाएंगे। मैंने कहा अगर इसने कहा है वर्ग है, अगर इसने कहा है ये वर्ग है तो इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर, ये चूंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर और ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या कहा, परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का योग। कैसे लिखेंगे आप, आपने लिखा परिमाप बराबर क्या लिखेंगे 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, चारों को आपने जोड़ दिया बिना फार्मूले के। भाई चारों तरफ से पटरी रखा, इसको नापा, फिर इसको नापा, फिर इसको नापा, फिर इसको नापा, जोड़ दिया। अब देखिए कितना आया, 1 5 10 15 20, 3 6 9 12 और 2 14। चूंकि आप नाप रहे हैं इसलिए इसकी यूनिट, चूंकि सेंटीमीटर लेके चले थे, इसकी यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया परिमाप बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, बिना फार्मूले के, ठीक है। बिना फार्मूले के आपने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया। अब लंबा चौड़ा क्या है, 2 ही स्टेप में है।
लेकिन फिर भी आपने फार्मूला नहीं लगाया। अब बात करते हैं फार्मूला की। आप लिखेंगे परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर फार्मूला क्या था, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। कैसे लगाएंगे इसे, 4 गुणे भुजा की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाली, तो आपने कहा 3.5 गुणा करिए, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, तो कितना आया 14 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका परिमाप। सही। तो आप चाहे फार्मूला के बिना निकालिए परिमाप या फिर फार्मूला लगा के परिमाप निकालिए, दोनों के ही आंसर में कोई वेरिएशन नहीं। बस फार्मूला लगाने से काम थोड़ा सा आपका ज्यादा आसान हो गया, और आपको अगर बारी बारी से चीजें रखनी है तो काम थोड़ा सा आपके लिए टफ होता नजर आ रहा है। क्लियर, वो डिपेंड करता है आप कैसे लगाएं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मामला फंसेगा। वो क्यों फंसेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा, वर्ग का विकर्ण। तो क्या पूछा आपसे, वर्ग का आपको विकर्ण बताना है, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये ना, जिसका क्षेत्रफल, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, अगर वर्ग का विकर्ण दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना, 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपसे ये पूछा है कि आप वर्ग का विकर्ण बताइए। आप सोच के देखिए, अगर वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता तो क्या फार्मूला होता, आप कहते हैं कि अगर वर्ग का हम विकर्ण का फार्मूला ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए हमने पढ़ा है भुजा रूट 2। आपको भुजा की वैल्यू अगर पता है तो रूट 2 कर दीजिए गुणा, आपका आंसर। लेकिन भुजा आएगा कहां से, क्या क्षेत्रफल जो दिया है यहां से हमारा कुछ काम बन सकता है। देखिए चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी यहाँ पे, ऐसा नहीं चीजें टफ है, नहीं टफ है, आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, और वो ऐसा नहीं कहीं अलग से नहीं, क्वेश्चन में ही सारी चीजें मेंशन है। तो आपने देखा, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं तो आपका होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर का मतलब है भुजा का वर्ग, या फिर भुजा गुणे भुजा बराबर कितना है 64। भुजा आपको चाहिए तो आपने लिखा भुजा बराबर 2, अगर हटा रहे हैं तो ये अंडर रूट में इधर रूपांतरित हो जाएगा 64। 64 का वर्गमूल क्या होगा, जो बच्चे नहीं जानते उनको भाई करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि ये देखिए 8 हटाए 64 और ये हो गया भुजा। आपने पेयरिंग की, 2 का पेयर बन गया, तो आप लिखेंगे भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मैंने भुजा वहां नहीं लिखा, आप सोच रहे क्षेत्रफल को भुजा स्क्वायर कर दिया। अरे भाई ये मान लीजिए ना, अगर आप यहाँ ए मान रहे हैं तो इसको भी तो ए मानेंगे, है ना, चीज वही है, आप भुजा मानिए या फिर ए मानिए। तो आपने देखा भुजा की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था विकर्ण की लंबाई, तो आप कहेंगे भुजा का मान 8 है, 8√2। अब बच्चों के दिमाग में है क्या हमारा ये आंसर सही है, बिल्कुल सही, एक नंबर है, बिल्कुल सही है। √2 की वैल्यू रखना तब तक नेसेसरी नहीं होता जब तक वो √2 की वैल्यू दी ना हो आपसे। अगर आपको वैल्यू √2 की दी है तो वैल्यू रखिए, नहीं दी है तो ये रखेगी। बात आती है यूनिट की, बिना यूनिट के तो आप नंबर पाएंगे नहीं। विकर्ण भी एक लंबाई है, देखिए भुजा में केवल एक डायमेंशन है, इसका मतलब जो भी यूनिट होगा वो पावर उसका अकेला होगा, तो आप लिखेंगे 8√2 क्या सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। सही है, मेरे हिसाब से बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का जो है खेल है, आप प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर रहे तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन ये लिखा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल टाइल्स लगवाने हैं। आप कभी कमरे में देखिए, अगर आप घर में आप टाइल्स लगवाते हैं, कभी आपने देखा कि क्या टाइल्स आप लगवाते हैं तो एक के ऊपर एक रखी जाती, नहीं ना, टाइल्स कहाँ बिछाई जाती है, फर्श पर, मतलब अपनी फर्श की एक लंबाई है, एक चौड़ाई। कभी आपने देखा फर्श की ऊंचाई होती है, नहीं। अरे भाई आपके घर में एक नियत मोटाई का फर्श लगा होगा, क्या आपने देखा कभी इतना मोटा जो है आपके जो है घर पर वो फर्श लग गया हो, नहीं ना। सेम कंडीशन कि अगर आप टाइल्स लगवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप घर के जो है आप जमीनी हिस्से पर टाइल्स लगवाएंगे, और अगर आप केवल एक हिस्से पर टाइल्स लगवा रहे हैं तो उसकी कुछ नियत लंबाई होगी और कुछ नियत चौड़ाई होगी। मतलब अगर टाइल्स लगाना है तो आपको पहले वह उस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि भाई आप टाइल्स खरीद के लाएंगे तभी तो जो आपका मिस्त्री है वो तभी तो टाइल लगाएगा, आपको वो एरिया देगा, आप उस एरिया को दुकानदार को बताएंगे, फिर दुकानदार एक नियत एरिया निर्धारित जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप 1 पेटी ले जा रहे हैं कि 2 पेटी ले जा रहे हैं, 10 पेटी ले जा रहे हैं। सही है। आइए
तो सबसे पहले हमें वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा टाइल्स बिछाने के लिए। तो इसने कहा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र, ये देखिए 5 सेंटीमीटर, आपने कहा ये हो गया 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो आपने कहा यहां से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का वर्ग, तो आपने कहा 5 का वर्ग बराबर क्या आ गया 25, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो 25 क्या है, यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर में है ना। तो देखिए 2 बार आपने भुजा का गुणा किया है तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा ये उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है जहां पर आपको टाइल्स बिछानी है। इसका मतलब ये है कि केवल 25 वर्ग मीटर 25 वर्ग सेंटीमीटर पर ही आपको टाइल्स लगाने हैं, या फिर आप कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल पर ही आपको टाइल्स लगाना है, इससे ज्यादा नहीं। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइल्स लगाने का आपको व्यय चाहिए, जबकि टाइल्स लगाने का जो मूल्य है वो 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो है आपका जो मिस्त्री है 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना रुपए लेगा, 2 रुपए लेगा। आप सोच के देखिए, एक नियम का इस्तेमाल करिए यहाँ पे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटी, ये देखिए वर्ग मीटर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में फॉल्ट है, इसको सही कर लीजिएगा, वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आपने कहा अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का चार्ज कितना ले रहा है, वो 2 रुपए ले रहा है, ये देखिए रुपए का सिंबल है। तो कितने वर्ग सेंटीमीटर आपका है, 25 वर्ग सेंटीमीटर है, 25 वर्ग सेंटीमीटर। आप देखिए मैंने कहा कि एक पेन 2 रुपए का अगर आ रहा है तो 25 पेन कितने रुपए का आएगा, तो आप 25 में 2 का गुणा कर देंगे, सेम कंडीशन यहाँ पे। तो आपने लिखा 25 गुणे 2 बराबर 50, ये क्या है, रुपया। इसका मतलब ये है कि अगर आप 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या 25 वर्ग सेंटीमीटर की एरिया पर टाइल्स लगाना चाह रहे हैं तो आपको आपका जो मिस्त्री है उसको 50 रुपए अपनी जेब से व्यय करने पड़ेंगे। सही है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, क्लियर है। टाइल्स आप सरफेस पर लगा रहे हैं, फर्श पर लगा रहे हैं, इसलिए आप पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर आपके फर्श का क्षेत्रफल आ गया तो फिर आप देखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर टाइल्स लगाने का खर्च कितना है, और अगर उसका टोटल हम एरिया में गुणा कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो हमारा डिजायर्ड, जो हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल है, अगर उस पर हम टाइल्स लगा रहे हैं तो फिर उसका हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। सही है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा हमने परिवर्तन कर दिया क्वेश्चन में। देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए मैंने कहा पूरा क्वेश्चन आपको कभी पढ़ना ही नहीं था। 4.2 सेंटीमीटर वर्गाकार मैदान है, तो आप सबने सबसे पहले 4.2 सेंटीमीटर, देखिए आपने एक वर्गाकार मैदान बना लिया और आपने कहा कि इसकी प्रत्येक भुजा 4.2 सेंटीमीटर की है। सही, पढ़िए कि चारों तरफ 1.8 सेंटीमीटर का चौड़ा रास्ता है, इसके चारों तरफ का मतलब ऐसे। फिगर जो बना ले गया वो नहीं फंसेगा, और जो फिगर नहीं बना पाया वो डेफिनेट है, नो डाउट इसमें वो फंसने वाला है। ये 4.2 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ, तो चूंकि वर्ग है इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर। इसने कहा 1.8 सेंटीमीटर का, तो देखिए यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। 1.8 यहाँ है, 1.8 यहाँ है, 1.8 यहाँ है, और यहाँ 1.8 सेंटीमीटर यहाँ। क्वेश्चन अगर क्लियर कर लीजिए, 4.2 सेंटीमीटर वर्गाकार मैदान, ये 4.2 सेंटीमीटर वर्गाकार मैदान था, इसके चारों तरफ हमने 1.8 सेंटीमीटर का चौड़ा रास्ता जो है बना दिया है। रास्ते सहित, देखिए 2 चीजें आती हैं, एक आता है सहित और एक आता है रहित। सहित मतलब होता है सम्मिलित और रहित का मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। सहित की बात आएगी तो आप दोनों चीजों को कंबाइंड करेंगे, रहित की बात आएगी तो आपको उस पार्टिकुलर चीज को ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या फिर पूरे क्षेत्रफल में से उस क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। सही है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा, रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल। अब इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। अगर मैं इस फिगर को पूरा बनाऊं फिर से,
मैंने कहा रास्ते सहित हमारा ये पार्टीशन आ गया। अब आप देखिए, अब अगर इस लंबाई को मैं यहां तक बढ़ाऊं, इसको फिगर समझने का प्रयास करिएगा। इसका मतलब ये है कि एक नीचे भी हो गया, मतलब 4 तो था ही, 4 पूरा था, ये 4 पूरा था आपका यहां से यहां तक, 1.8 ऊपर बढ़ गया, 1.8 नीचे बढ़ गया। सही है। सेम कंडीशन यहां पे आता है कि अगर मैं बना ही लेता हूं थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये तो आयत हो जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। अब आपने ऐसे फिगर बना दिया, यहां से ऐसे, तभी तो रास्ता बना। 4 का ये था, 4 का ये, 4 का ये, 4 का ये, सही। 1.8 ऊपर जुड़ा, 1.8। अब दाएं बाएं से आप जोड़ेंगे कि भाई अगर ये फिगर था तो इसका मतलब है यहां से यहां तक की लंबाई 4 थी, 1.8 इधर बढ़ गया, 1.8 इधर। अब समझते हैं रियल एनालिसिस निकल के क्या आया। रियल एनालिसिस निकल के आया कि ये तब भी वर्ग था और रास्ता जुड़ने के बाद भी वर्ग है। कैसे? आपने फिगर बना लिया या आपने पूरा फिगर ड्रा कर दिया ऐसे, तो 4.8 यहां था, आपने जोड़ा, क्या जोड़ेंगे? 4 में आप जोड़ेंगे, सॉरी 4.2 में, 4.2 में आप क्या जोड़ेंगे? 1.8 प्लस 1.8। क्यों जोड़ेंगे 2 बार? क्योंकि एक बार 1.8 ऊपर बढ़ रहा है और एक बार 1.8 नीचे बढ़ रहा है। तो आपने दोनों जोड़ा, देखिए कितना आया? 8 8 16 2 18 और 4 2 6 1 7, 78। चेक कर लीजिए, 8 2 10 8 18, 4 2 6 1 7। तो इसका मतलब है अगर 78 इसकी लंबाई है तो नो डाउट 7.8 इसकी क्या होगी? चौड़ाई। क्या इसमें कोई डाउट है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। देखिए 4.2 ये है, 1.8 इधर बढ़ा, 1.8 इधर बढ़ा, तो इसका मतलब सेम चीज यहां है और सेम चीज यहां। तो देखिए इसका मतलब है कि किसी का रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल, तो रास्ते सहित अगर मैदान का क्षेत्रफल निकाल लें, ये कैसा रूप है? वर्ग का। तो आप क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 7.8 इंटू 7.8। पूरा कर लीजिए, 8 8 64, 6 8 7 56 और 6, तो 56 4 60 और 2 62। सही चल रहा है? एक बार चेक करिए, 8 8 64 के 4 6, 8 7 56 और 4 60 2 62, बिल्कुल सही। 7 8 56 5 और 7 7 49 और 5 54, 4 6 2 8 6 4 10, ये जी कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव। तो आपका आंसर आया 60.84। 60.84। यूनिट क्या है? यहां भी सेंटीमीटर था, यहां भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में मेन प्रोसेस था आपको ज्योमेट्री को समझना। मेन प्रोसेस क्या था? ज्योमेट्री को समझना। कैसे समझे आप? कि आपने देखा 4 ये था, आप 1.8 ऊपर बढ़ रहा है, 1.8 नीचे बढ़ रहा है, तो आपने 4 में 1.8 फिर 1.8 2 बार जोड़ा। क्यों 2 बार जोड़ा? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ रास्ता है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये पूरा तो एक में हो जाएगा, पूरा मैंने बना दिया। सेम कंडीशन यहाँ पे था कि 4.2 यहाँ पे था, 1.8 ये है, 1.8 है, तो 7.8 और 7.8 दोनों बराबर, लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ये वर्ग की तरह बिहेव करेगा, और इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। मैंने गुणा किया, इतना आया, 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, और चूंकि यूनिट सेंटीमीटर था, 2 डायमेंशंस का गुणा हुआ, इसलिए क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं, ज्योमेट्री का खेल है। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पुट अप हुए हैं। एक फिगर बना दिया है, आपसे कहा गया छायांकित भाग में रास्ते का क्षेत्रफल, इस पार्टीशन का, ये छायांकित भाग आपका हो गया। ठीक है, हमने क्वेश्चन पूरा कर दिया। आपसे पूछा गया कि ये जो साइड पार्टीशन है, जिसको आपने अभी साइड किया है, इसी का आप क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए कई तरीके क्वेश्चन को निकालने के। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले तो आप ये देख सकते हैं कि आप नंबरिंग करेंगे इसमें। देखिए मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है, हम उसी हिसाब से क्वेश्चन में काम करेंगे। पहला देखिए पार्टीशन में क्या ले रहा हूं मैं, एक बार इस पूरे पार्टीशन को काउंट करूंगा, पूरे पार्टीशन को ऐसे। देखिए अगर इस पार्टीशन को मैं लूं, पूरे पार्टीशन को मैंने एक बार कंसिडर किया,
इसको मैंने फिगर नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखिए ये छायांकित भाग तो आप साइड कर दीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इस छायांकित भाग की चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। समझिएगा ध्यान से, नहीं तो फिर ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा पेचीदा अगर हुआ तो आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन स्क्वायर में आजकल काफी ज्यादा पुट अप हो रहा है। देखा आपने ये 2 सेंटीमीटर है। लंबाई किसकी, अगर वर्ग की है तो वर्ग की प्रत्येक यहाँ पे लंबाई बराबर, इसका मतलब अगर ये वर्ग 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का। सही है, पहला फिगर। दूसरा फिगर क्या है, बिल्कुल ऐसे है। तो आप देखिए जब क्षेत्रफल की बात होगी, आप एक बार आपने ऐसे कर दिया, आप ऐसे सीधे गए, दोबारा आप आएंगे तो ये 2 बार कंसिडर नहीं होगा, क्षेत्रफल केवल 1 बार कंसिडर होगा। बार बार ये एरिया तो एक ही है, बस हम जहां 2 बार रहे हैं ना। तो रास्ते का जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो भले ही आप 20 बार उस पर जाइए, कंसिडर 1 बार होगा। यही इसमें सबसे ज्यादा जो है समझने का विषय है कि क्या एक बार आपने ऐसे कर दिया निकाल के, एक बार आपने ऐसे कर दिया, तो क्या इसको 2 बार काउंट करेंगे? नहीं, आप 20 बार जाइए उसी चीज पर, 20 बार उसी रास्ते पर जाइए, लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल तो वही रहेगा। आप कितनी बार भी जाइए, क्या क्षेत्रफल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। सेम कंडीशन यहाँ पे। तो पहला फिगर आपने बनाया, दूसरा फिगर आप देखिए, आपने इसको कर दिया पूरा, आपने इसको बना दिया ऐसे। दूसरा फिगर देख लेते हैं। मैंने कहा दूसरा फिगर बिल्कुल ऐसे है, ऐसे। अभी देखिए बड़ा आसान है, टफ जरा सा भी नहीं। आपने इसको साइड कर दिया। अब यहाँ पे आपने नामकरण किया, क्या किया कि इसकी यहाँ से यहाँ की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है, जाहिर सी बात है ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। अब मामला फंस गया। आप सोच रहे हैं कि इसको निकाल के इसको निकाल के जोड़ दे, क्या आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कॉमन सेंस की बात। वो इसलिए नहीं आएगा कि अगर इसके ऊपर आप इसको रख रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें भी ये वाला एरिया कंसीडर हो रहा है और इसमें भी ये वाला एरिया कंसीडर हो रहा है। और मैंने क्या कहा, आप 20 बार उस एरिया पर चलते जाइए रास्ते पर, लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। इसका मतलब है कि इसमें से आपको ये छोटा वाला पार्टीशन घटाना ही पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा है। कैसे काउंट हो रहा है? अगर इसके ऊपर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो आप देखेंगे बीच वाला पार्टीशन ज्यादा डार्क होगा, और अगर बीच वाला पार्टीशन ज्यादा डार्क हुआ, इसका मतलब बीच वाले एरिया को आपने 2 बार कंसिडर किया, जो कि गलत है। क्योंकि आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया। हमेशा इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। किसी भी रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं उस पर 1000 बार चलिए, क्या रास्ते के क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अरे भाई आप 20 बार उसी पे गए, रास्ता कम हुआ? नहीं कम हुआ। 20 बार चले, रास्ता बढ़ा? नहीं बढ़ा। रास्ता तो वही है। सेम कंडीशन कि आप इसमें कितनी भी पट्टियां क्यों ना लगा दें, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब है आप पहला का क्षेत्रफल निकालिए, दूसरे का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों को जोड़ करके इस बीच वाले क्षेत्रफल को घटा दीजिए। अब बच्चों के मन में समस्या फंसी कि बीच वाला क्षेत्रफल है कितना। देखिए अगर मैं बीच वाले की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने बीच वाला पार्टीशन यही निकाल दिया ऐसे। देखिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये पार्टीशन भी 2 सेंटीमीटर होगा, है ना। चूंकि एक वर्गाकार है इसलिए ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। सही है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए थोड़ा सा मुझे पता है कि आप इसमें थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ये बढ़िया टेक्निक है क्वेश्चन की, और ऐसे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। आपको इस पे काम करना आना ही चाहिए और आपके पास कोई विकल्प नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। अभी दूसरा मेथड में देखेंगे कि वहां से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गया आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या आप कहेंगे? लंबाई, हिंदी में लिख लेते हैं, नहीं तो आप इसमें भी कंफ्यूज होंगे। आप लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लिखा आपने, है ना। तो देखिए लंबाई कितनी है? 5 है। चौड़ाई कितनी है? 2 है। 5 दूना 10। यहाँ ये भी आयत है, यहाँ भी आप क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं। क्या? लंबाई और गुणे चौड़ाई। आपने फार्मूला क्या लगाया? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2 मान लीजिए यहाँ पे। चौड़ाई कितनी है? 5 है। 2 गुणे 5 बराबर 10। यूनिट अभी देख लेंगे। 2 बार आप गुणा कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर वर्ग। सेंटीमीटर वर्ग। मैंने कहा दोनों को जोड़िए, तो आपने लिखा 10 + 10 बराबर 20
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों ही आयत का क्षेत्रफल आया। अभी आप आयत पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, इस क्षेत्रफल में से आपको ये वाला क्षेत्रफल घटाना है। अब देखिए चूंकि ये वर्ग है तो आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, 2 दूना 4। तो आपने लिखा रास्ते का क्षेत्रफल, क्या लिखा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना, टोटल में से घटाया 20 - 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। चीजें टफ नहीं है, आप टफ बनाएंगे तो आपके लिए टफ हो जाएंगे। सही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला, दोनों को जोड़ दिया। चूंकि ये एरिया 2 बार कंसीडर है इसलिए एक बार इसको घटाना पड़ेगा, तो मैंने इसको अलग कर लिया। मैंने कहा इसकी लंबाई 2 है तो यहाँ 2, चौड़ाई 2 है तो यहाँ 2, ये वर्गाकार हिस्सा है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, और मैंने दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ा और दोनों के क्षेत्रफल में से 4 घटा दिया, जो पार्टीशन आया वो हो गया आपका आंसर। आपके दिमाग में आएगा नहीं थोड़ा सा टफ लग रहा, कोई और मेथड बताइए इसके अतिरिक्त। तो चलिए सेकंड मेथड की इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं, ये मेथड भी आसान था, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि या फिर आप प्रेजेंट आप माइंड नहीं है या फिर क्वेश्चन वाकई टफ है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन वाकई टफ नहीं है ना। हम तो ये कहेंगे कि क्वेश्चन वाकई टफ नहीं है, आप या फिर बादाम खाकर नहीं बैठे हैं पढ़ने, ठीक है इसी वजह से समस्या है, बादाम खाइए आप सभी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने कहा अब कैलकुलेशन थोड़ा अलग वे में होना चाहिए सेम क्वेश्चन का, तो मैंने नंबरिंग कर दी पूरे पार्टीशन की। समझते हैं कैसे, मैंने इसको 1 नंबर का, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और इस पार्टीशन को अकेले को 5 नंबर। अब यहां पे क्या करना है, पांचों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना आपका आंसर। लेकिन मामला अभी भी चैलेंजिंग है। क्या चैलेंजिंग है, मैं 1 नंबर को अलग करता हूं, 1 नंबर का पार्टीशन मैंने अलग कर दिया ऐसे। अब देखिए 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, नो डाउट 2 सेंटीमीटर की आपने चौड़ाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2 सेंटीमीटर। लेकिन अब मामला ये फंस रहा है कि इसकी आखिरकार लंबाई कितनी है। अगर ये मामला बीचों बीच है तो आप देखिए टोटल 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर निकल गया, 2 सेंटीमीटर निकल गया, बचा कितना 3। और ये जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, तो बचा कितना 3 सेंटीमीटर। फिर से ये टोटल हिस्सा 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हिस्सा निकल गया, बचा कितना 3। इसका मतलब ये कितना है, ये इतना हिस्सा है 1.5, ये इतना हिस्सा है 1.5, मतलब 1.5 ये 2 ये, तो 1.5 3 और 2 5 सेंटीमीटर पूरा। इसका मतलब है इसकी जो विड्थ आई ये कितनी आई 1.5 सेंटीमीटर। काम आसान है आपका, ये पहला फिगर था आपका, तो आपने पहली नंबरिंग कर ली। दूसरा फिगर तो आपने जैसे फिगर है वैसे बनाइए, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे इस समय कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2। सेम कंडीशन लागू होता है कि 5 ये है 2 ये है, इसका मतलब 3 बचा, तो 1.5 इधर और 1.5 इधर, तो 1.5 इधर 1.5 इधर। इसका मतलब है इसकी लंबाई भी कितनी 1.5 सेंटीमीटर। सही चल रहा है, 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा फिगर बन गया आपका। तीसरा फिगर फिर से आपने इस रूप में बनाया, तीसरा फिगर ऐसे, यहां भी समझिए इसकी विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, आपने इसे लिख दिया 2 सेंटीमीटर कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। और इसकी लंबाई कितनी है भाई, जाहिर सी बात है 1.5 इसका था तो 1.5 इसका होगा, 1.5 सेंटीमीटर आपने इसको लिख दिया। सही है, तीसरा फिगर अभी सबका एक साथ निकाल लेंगे। चौथा फिगर क्या है, चौथा फिगर ये वाला हिस्सा है, फिर से आपने इसको ऐसे बनाया, इस पार्टीशन को ऐसे बनाया। देखिए ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो आपने इसको कितना लिखा, ये हिस्सा हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये हिस्सा कितना है भाई, 2 ये है तो 1.5 ये था तो 1.5 ये हो जाएगा, इसका मतलब है 1.5 सेंटीमीटर। सही है,
एक पांचवा हिस्सा बना। पांचवा हिस्सा कौन सा है? आपने बिल्कुल रेक्टेंगल बनाया। बिल्कुल क्या बनाया? रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, चलिए। तो आपने देखा ये 2 था, इसका मतलब ये 2, ये 2 था, इसका मतलब ये 2, मतलब ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, तो ये हो गया आपस में वर्ग। अब क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं। ये देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। 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 इसका क्षेत्रफल क्या है? लंबाई और गुणे चौड़ाई, या फिर भुजा गुणे भुजा। देखिए 15 दूना 30, 3, एक अंक के बाद दशमलव। यहाँ ये 15 दूना 30, एक अंक के बाद दशमलव। 15 दूना 30, एक अंक के बाद दशमलव। 15 दूना 30, एक अंक के बाद दशमलव, और 2 दूना 4। जोड़ लीजिए इसे। ये कितना है? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 4, 16 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। पिछला आंसर भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया था, आप इसको चेक करके देख लीजिएगा। सही है, तो दोनों ही कंसिडरेशन में आंसर सेम है। आप चाहे प्रीवियस वाला मेथड लगाइए या फिर इस मेथड को लगाइए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्लीज ऐसे क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं समझने का प्रयास, नहीं आ रहा आपको समझ में, बार बार वीडियो देखिए। उम्मीद है हमने कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड खुद से ट्राई करिए। फिगर को अलग तरीके से बनाने का प्रयास करें, फिगर को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। स्किप करें, कहां से भागेंगे आप? क्लासरूम नोट से भाग जाएंगे, क्लासरूम पेपर से भाग जाएंगे, कंपटीशन से तो नहीं भाग पाएंगे ना। तो इस चीज के आपके पास केवल और केवल एक ही विकल्प है कि आपको चीजें क्लियर करनी ही पड़ेंगी। सही है, ये देखिए, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, आप क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई इस्तेमाल करेंगे। मैंने लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। भले ये भुजा गुणे भुजा था, डजंट मैटर। आप क्षेत्रफल के लिए हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई इस्तेमाल करेंगे। तो आपने लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए 0 दशमलव के बाद कोई मतलब रह नहीं जाएगा। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 4, 16। प्रीवियस में भी 16 आया था, इसमें भी 16। तो आप कैसे भी लगाइए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं। सही है, अगले क्वेश्चन पे चले। उम्मीद है आपको इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन देखिए थोड़ा सा फंडामेंटल अलग करना पड़ेगा। चीज़ें टफ पहले रखेंगे, बाद में चीज़ें आसान रखेंगे, तो आपका उम्मीद है आप थोड़ा सा बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। मतलब कौन सा भाग है उसको मैं अलग कर लेता हूँ। यह वह हिस्सा है जो छायांकित है और इसी हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अब इसका दे दिया गया है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है। तो आपने इसको 2 मीटर बना लिया, कोई समस्या नहीं। आपने इसे 2 मीटर, मीटर ही ना, सॉरी सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर इसको बना लिया। सही। अब लंबाई देखिए, अगर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 4 ही सेंटीमीटर तो होगी। तो आपने इसकी लंबाई भी क्या मानी? 4 सेंटीमीटर। सही है। अब अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो मैंने कहा वो चाहे वर्ग हो या फिर आयत, अभी आयत भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल किसी का भी हो, फार्मूला लगाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, या फिर हिंदी में लिखें लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 4 है। चौड़ाई कितनी है? 2 है। वैल्यू कितनी आई? 4 दूना 8 यूनिट। चूंकि 2 बार यूनिट का गुणा हो रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। सही। क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, बस चीजें वर्ग होनी चाहिए थी, यहाँ पे चीजें स्क्वायर। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तो कोई और मामला फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ये रेखांकित का हिस्सा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम वर्ग पढ़ा रहे थे तो हमने आयत के क्वेश्चन क्यों रखे। कोई दिक्कत नहीं, आप आयत का भी कंसिडरेशन देखेंगे, वो चीजें आसान है। क्लियर है? चलिए इसका न्यूमेरिकल पार्टीशन देख लेते हैं।